नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं भीम भास्कर जी, जो प्रेसिडेंट हैं भास्कर अनुसूचित जाति के यूनियन लीडर भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं, आसाम से हैं। अक्सर ये सोशल मीडिया पर अपनी बातों को रखते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कौन सी चीजें ये इनकी क्या मांगे हैं और ये क्या चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भीम जी, बताएं। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों ने हमें मौका दिया अपनी बात को देश के सामने रखने के लिए, तो उसके लिए हम हमारे मन की तरफ से काफ़ी धन्यवाद आपको देते हैं। जैसे कि हम काफ़ी सालों से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया हो या ग्राउंड हो। जैसे कि आपको पता है कि अनुसूचित जाति स्टूडेंट यूनियन का एक ही मकसद है कि हमारे समाज में जो भेदभाव है वो ख़त्म हो। लेकिन भेदभाव ख़त्म करने के लिए हमें रिजर्वेशन भी मिल चुका था पहले ही, मतलब आज़ादी के बाद ही रिजर्वेशन मिल गया था। लेकिन अभी किसी ना किसी तरीके से ये जो रिजर्वेशन है इसे ख़त्म किया जा रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ते जा रहा है। अगर इतना हर पब्लिक सेक्टर जैसे काफ़ी बैंक, रेलवे और बहुत सारा सेक्टर नीलाम हो चुका है, कहीं पे प्राइवेट एजेंसियों को शेयर भी मिल चुका है, तो हमारा जो कोटा है, माने SC ST OBC का जो कोटा है वो हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इस बात को लेकर हम काफ़ी परेशान हैं कि हमें जो नौकरियों पे जो आगे एक रिजर्वेशन मिल रहा था वो ख़त्म हो रहा है। ये हमारा एक पहला मुद्दा है। इसके अलावा दूसरा जो हमारा मुद्दा है कि जो हमारे सफाई कर्मी है देश में जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी 10,000 से नीचे है। और ऐसे भी मैं आसाम से काफ़ी केसेस है, बंगाल से केसेस है, मैं आपको बता दूंगा जहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये उन्हें महीना सैलरी मिल रहा है, हॉस्पिटल हो या म्यूनसिपैलिटी हो। तो अगर ऐसे में उनका सैलरी, एक तो 20 साल हो गया उनका परमानेंट नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी जो काम कर रहे हैं उनका भी परमानेंट नहीं हो रहा है। तो ये सब काफ़ी मुद्दे हैं कि जैसे कि इतना महंगाई बढ़ रहा है, इतना सामान का दाम बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर का दाम देख लीजिए, इतना महंगाई हो रहा है। और जो लोग प्राइवेट में जॉब कर रहे थे हमारे लोग, वो भी लॉकडाउन में वो भी काम छूट गया। तो सरकार को कुछ ना कुछ तो ऐसा उनको देना पड़ेगा कि वो ठीक है। सबसे पहला सवाल आपने ये किया कि हमको जो रिजर्वेशन मिला है उसमें वो उस तरीके से हमको नहीं मिलती है नौकरियां, और प्राइवेटेशन जो हो रहे हैं सरकारी कंपनियां या और भी चीजें, तो उसमें जो SC ST का, जैसा कि आपने बताया कि SC ST का रिजर्वेशन कोटा होता है, उस कोटे को कहीं ना कहीं दिल में आपके डर है। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा क्या कि कहीं किसी कंपनी ने जो पहले सरकारी थी फिर बाद में प्राइवेटेशन हुई, मतलब पहले गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी फिर बाद में प्राइवेट हुई और उसमें वो कोटा हटा दिया गया? देखिए अभी तो ज्यादातर जब गवर्नमेंट जॉब होंगे तो उसका नोटिफिकेशन निकलेगा, जॉब के लिए वैकेंसी निकलेगी ना। लेकिन आप खुद ही न्यूज में काम करते, आपको पता होगा कि पूरे देश में हो या स्टेट लेवल पे हो, अब नौकरियां नहीं निकल रही है, वैकेंसियां नहीं निकल रही है। तो इसका हम क्या समझ? नहीं भीम जी आपसे टोकूंगा, नौकरियां तो अभी जो भी निकल रही हैं, लेकिन उसमें SC ST कोटा तो अवेलेबल होता है ना, ये तो अवेलेबल? हाँ बिल्कुल होता है। मतलब हमारा कहना है कि जो हमारे जो लोग पढ़ाई लिखाई करके, जो एक पहले बात हो रही थी कि झाड़ू छोड़िए कलम उठाइए, ठीक है, तो अब हमारे लोग रोकेंगे, पीछे बैकग्राउंड में आवाज बहुत आ रही है, उसको क्लियर करिए, नहीं तो ये वीडियो में बहुत जी थोड़ा सा रुक जाए। नहीं, वो आवाज पीछे की तरफ जो गांव है वहां से हो रहा है, मतलब नहीं जानवरों का, ये जो जानवर का जो आवाज आ रही ना, डॉग कुछ ऐसा आवाज आ रही है तो वीडियो में थोड़ा सा शायद अब नहीं आ रही है जी, अब नहीं आ रही है जी। मैं आपसे अभी सवाल कर लेता हूं तो आप जवाब दीजिएगा। लेकिन जो भी नौकरियां अभी निकल रही हैं भीम जी, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, और उसमें जितने भी SC ST कोटे होते हैं, OBC होते हैं, जनरल होते हैं, सारी चीजें अवेलेबल है। या आपको लगा कैसे कि ऐसा प्राइवेटेशन होने के बाद क्या ऐसा हो सकता है?
नहीं, देखिए ये तो सबको पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर जब जो कंपनियां ले रही हैं वो अपना मुनाफा करने के लिए तो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में ले रही हैं, तो वो कंपनी जो भी चला रही है वो तो बिल्कुल एक एक रुपए का हिसाब रखेगी। जी बिल्कुल। अगर उनका कहीं पे प्रॉफिट कम रहा है तो वो तो स्टाफ को कमाएंगे, स्टाफ कमाएंगे, तो वो तो अपने हिसाब से वैकेंसियां निकालेंगे ना आगे जाकर। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा जो सैलरी है वो बहुत कम है परमानेंट। उसी मुद्दे पे आते हैं। जैसे कि आपने एक चीज, दूसरा जो आपका मुद्दा था वो ये मुद्दा था कि जो हॉस्पिटलों में, स्कूलों में या और जगह पे जो सफाई कर्मचारी होते हैं या हमारे खुद नगर निगम के या म्युनिसिपालिटी के जो भी सफाई कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी 10,000 से कम होती है और कुछ जगहों पे तो 3,000 भी होती है जो महीना में उनको मिलती है। तो सैलरी पे इन सफाई कर्मचारी आप जो 3,000 मिलती है, तो ऐसा है वो प्राइवेट में जॉब करते हैं या सरकारी में जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में 3,000 रुपए सैलरी तो कम है उनको घर चलाने के लिए। आपका मुद्दा इस पे है, तो अब आप क्या चाहते हैं कि उनकी सैलरी कितनी हो जिससे उनका घर चले, या सैलरी बढ़ाने के कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे उनका सैलरी बढ़ सके? देखिए, हम चाहते हैं कि असम में या बंगाल में जो भी स्टेट है, उस स्टेट में जितने भी म्युनिसिपैलिटी टाउन कमेटी के जो ऑफिसेस है वहाँ पे सैलरी एक मिले, और ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो हो रहा है ना एनजीओ के तहत जो मिलता है नौकरियां 3,000 4,000 कॉन्ट्रेक्टर को जो मिलता है वो ना होके जो म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट है वो खुद ही डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दे। अच्छा, तो सैलरी बढ़ेगा। आपका कहना ये है कि जो म्युनिसिपैलिटी के थ्रू जो आते हैं या जो छोटी मोटी प्राइवेट एजेंसियों के थ्रू जो सफाई कर्मचारी आते हैं वो डायरेक्ट आपके म्युनिसिपैलिटी कमेटी के तरफ से अपॉइंट किए जाए ताकि उनकी सैलरी ज्यादा रहे। हाँ, वही हम चाहते हैं कि नौकरी डायरेक्ट मिले। जी बिल्कुल। क्वार्टर मिले, कॉलोनी मिले, जी बिल्कुल, रहने का व्यवस्था हो। बिल्कुल। और ये आवाज हम लोग इलेक्शन के पहले भी उठा रहे थे, अभी भी उठा रहे और हमेशा उठाएंगे जब तक हमारे आखिरी सांसें हम इस मुद्दे से नहीं हटेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो एक चीज और बताएं, इस मुद्दों को लेकर आप किसी लीडर से या आप किसी वहाँ के मंत्री से इस पे चर्चा की है आपने, या कहीं ज्ञापन दिया हो आपने? हमने इलेक्शन के पहले मेमोरेंडम दिया था और उसके बाद तो इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद से लॉकडाउन लग गया असम में जी। तो अब चूंकि लॉकडाउन खुलने वाला है तो हम असम के चीफ मिनिस्टर को, उसके बाद बंगाल के चीफ मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम डिमांड के साथ देंगे, और जो हमारा प्रॉब्लम्स है, कॉलोनी हो, रास्ता का बात हो या सैलरी बढ़ने का बात हो या डायरेक्ट अपॉइंटमेंट टाउन म्युनिसिपैलिटी और हॉस्पिटल से देने की बात हो, रेगुलर करने की बात हो, वो हम देंगे। और हम चाहते हैं कि वैकेंसी पोस्ट बढ़े और जो लड़के सफाई कर्मी में काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के, उनका प्रमोशन भी हो। अच्छा, सफाई कर्मचारी जो लड़के हैं उसमें ऐसा भी होता होगा कि उसमें बहुत पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लड़के भी होते होंगे? हाँ, मास्टर डिग्री वाले लड़के झाड़ू मार रहे हैं। मास्टर डिग्री वाले? हाँ, वो झाड़ू मार रहे हैं। वैसे हमारे पास काफी लिस्ट है, हम तो उनका प्रमोशन चाहते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, तो मतलब कि मास्टर डिग्री होने के बावजूद सबसे बड़ा गुनाह है कि पिछड़ा वर्ग होना। अगर पिछड़ा वर्ग है आपका तो आप चाहे मास्टर डिग्री रख लें और चाहे आप सुपर डिग्री रख लें, एमबीए डिग्री रख लें या आप बीटेक भी कर लें, तो आपको वो, अगर आप सफाई कर्मचारी के घर से हैं तो आप सफाई कर्मचारी ही बनेंगे, है ना? मतलब देखिए, काफी नेता ये बात उठाते हैं कि झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ जी। तो जब ये ग्रेजुएट हो जाते तो फिर उनको झाड़ू का काम क्यों मिल रहा है, ये हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। अगर अक्सर मैंने सुना है बहुत से नेता, बहुत से लीडर ये आवाज उठाते हैं कि झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ, और फिर जब नौकरी की बात आती है तो उनको झाड़ू ही क्यों थमाया जाता है? मान लीजिए शुरुआत में झाड़ू का काम मिल भी गया तो प्रमोशन तो मिलना चाहिए ना। जी बिल्कुल। तो अगर एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप, जैसे मैं कह रहा हूं कि एलिजिबिलिटी के हिसाब से अगर कोई आदमी अनुसूचित जाति का है और उसने हाई स्कूल या 8वां पास किया है तो उसको सफाई कर्मचारी आपने बनाया, लेकिन अगर किसके पास मास्टर डिग्री है तो उसी डिपार्टमेंट में आप उसको
उसको ऊपर ओहदे का क्लर्क का दे सकते हैं, क्लर्क का दे सकते हैं, यानी उसका प्रमोशन आप कर सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए हमारा काफी संगठन है देश में सफाई कर्मियों के लिए, लेकिन हमारा जो स्टूडेंट यूनियन है जी वो काफी आक्रामक है, मतलब नाराज है, गुस्से में ही रहता है हमेशा। संगठन जो हमारा है, हमारा एक ही मुद्दा है कि अगर आप चाहते हैं कि जातवाद में बराबरी हो तो बराबरी पद भी मिलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, मतलब एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन आता है जी तो हम दलितों के पैर भी धोए जाते हैं, बहुत कुछ होता है, हमने देखा है, हमेशा टीवी में भी देखा है, न्यूज में देखा है, सब जगह देखा है। लेकिन इलेक्शन के बाद वो बात इसी मुद्दे को आ रहे हैं कि मैंने देखा है अक्सर कि जब इलेक्शन टाइम होता है तो दलितों के पैर भी धुले जाते हैं, उनको कपड़े भी वितरित किए जाते हैं, उनको गले भी लगाए जाते हैं, लेकिन जब बात इलेक्शन के बाद नौकरी की आती है, उनके घर की आती है, उनके रहन सहन पर आती है, उनके खान पीन पर आती है, तो सरकार इस पर चुप्पी साध लेती है। देखिए एक चीज बताना चाहता हूँ कि आसाम में और बंगाल में सफाई डेवलपमेंट बोर्ड बना ही नहीं है जी। तो ये मुद्दा है, अगर सफाई डेवलपमेंट बोर्ड बनता है तो उस बोर्ड के अंडर में काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, सैलरी का, इंक्रीमेंट का, कॉलोनी का। आपने इस चीज पे पत्र लिखा सरकार को? जी हमने सरकार को दो तरीके से, एक तो मेमोरेंडम हमने दिया था और सेकंड हमने इसके लिए प्रेस मीट करके हमने ये बात कहा था इलेक्शन के पहले भी। लेकिन अभी रिजल्ट के बाद हम नहीं गए हैं, इस महीना हम चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, आसाम और बंगाल के चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे और ये बात को रखेंगे। और एक हम टाइम भी चाहते हैं कि एक फिक्स टाइम पे ये काम करना होगा, 5 साल तक नहीं रुकेंगे, 6 महीने के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी सवाल पूछेंगे। आपने जब शुरुआत की थी हमारे वीडियो के माध्यम से इंटरव्यू में, सबसे पहला सवाल आपने ये कहा था कि हमारे यहाँ, हमारी जगह, हमारे आसाम में छुआछूत का आज भी प्रचलन है। तो क्या आप हमको बताएंगे कि ये छुआछूत क्या गवर्नमेंट ने, सरकार ने तो बहुत इस पे बहुत ज्यादा कानून ले आए हैं और इस पे बहुत सख्त कानून है, तो क्या आसाम अभी इस पे अब पिछड़ा है, इस पे सरकार कोई कदम नहीं उठा रही? मतलब जो छुआछूत का जो मैं बात बोल रहा हूँ अभी आपको, जैसे सवाल है आपका, तो हमारे आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में छुआछूत नहीं है जी। मतलब आसाम नॉर्थ ईस्ट में छुआछूत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा छुआछूत चलता है, यूपी बिहार में। लेकिन आसाम में होने की वजह से हमारा एक फायदा है कि यहाँ छुआछूत नहीं है। लेकिन कुछ अधिकार है जो हमें मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। सैलरी बढ़ना चाहिए आसाम बंगाल में, म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल का। चलिए ठीक है। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि मीडिया का भी काफी दायित्व और जिम्मेदारी होना चाहिए। अभी देखिए मीडिया पूरा यूपी इलेक्शन में फोकस कर दिया है ना, लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब में भी काफी हम दलित लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, फिर वादा किया जाए। वादा वही करना चाहिए जो आप कर सकते हैं पूरा। बिल्कुल सही बात है। ठगा गया है। बिल्कुल भीम जी, आपने बहुत सही बात कही कि हमेशा ठगा गया है। जिस तरीके से इलेक्शन आने से पहले दलितों का और अनुसूचित जाति जनजातियों का पैर धोया जाता है, उनको कपड़े वितरित किए जाते हैं, उनको गले लगाया जाता है, उनके साथ बैठ के खाया जाता है। और हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि इलेक्शन के बाद भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए, ताकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसाम या बंगाल में ही दलित हैं, दलित पूरे देश में हैं। जिस तरीके से अब संसार बदल चुका है, अब वो छुआछूत, अब उनको जो रिजर्वेशन सरकार जिस तरीके से कर रही है, और उसके आगे ये सारी चीजों को खत्म करके इलेक्शन से पहले जैसे जो प्रक्रिया करती है, इलेक्शन के बाद, मंत्री बनने के बाद, सरकार बनने के बाद भी उसी तरीके से करा जाए। आने वाले वीडियो में एक बात हम ऐड करना चाहते हैं, एक लास्ट बात ऐड करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश, पंजाब में जब इलेक्शन होगा तो सभी पार्टियों से मेरा अनुरोध है कि वो स्टैम्प पेपर में लिख के दे कि दलितों के लिए जीतने के बाद क्या करेंगे। बिल्कुल, हम अपने स्टैम्प पेपर पे न्यूज चैनल के माध्यम से इस पे भी आवाज उठाएंगे। आगे ही ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम
आप जनता की आवाज बनकर, चाहे वो किसी भी जाति की हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, और चाहे वो किसी भी प्रदेश की हो, हम आवाज जनता की बनकर अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भीम जी, हमारे चैनल पर टाइम देने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।